इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिगो संकट पर। दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई है। हाई कोर्ट ने केंद्र और अधिकारियों को फटकार लगाई है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने पूछा है कि ऐसी स्थिति अचानक कैसे पैदा हो गई, यात्रियों के मुआवजे के लिए क्या कार्रवाई हुई है। तो कोर्ट की तरफ से ये सवाल जो है वो पूछा गया है सरकार के लिए। सिस्टम की नाकामी सामने आई है, कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हवाई किराए में बढ़ोतरी पर भी कई सवाल उठाए हैं। तो आपको बता दें, इंडिगो संकट के बीच हाईकोर्ट का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है। सिस्टम की नाकामी जो है वो सामने आई है, कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। इसके साथ ही यात्रियों के मुआवजे के लिए क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, ये भी सरकार से हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने ये भी पूछा है कि ऐसी स्थिति अचानक कैसे पैदा हो गई। तो आपको बता दें, इंडिगो संकट जो लंबे समय से चल रहा है, इसको लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी जो है वो सामने आई है। हाईकोर्ट ने केंद्र और अधिकारियों को फटकार लगाई है। केंद्र सरकार और अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि ऐसी स्थिति अचानक कैसे पैदा हुई है, यात्रियों के मुआवजे के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि सिस्टम की नाकामी जो है वो सामने आई है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने हवाई किराए में बढ़ोतरी पर भी कई सवाल उठाए हैं। तो आपको बता दें, इंडिगो संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का यह टिप्पणी जो है वो सामने आया है। सरकार से, यानी केंद्र सरकार से कई सवाल जो है हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया है। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब भी मांगा गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने हालांकि ये जवाब दिया है कि कार्रवाई जो है इंडिगो के खिलाफ की जा रही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जो है वो हवाई किराए में बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाए हैं। सिस्टम की नाकामी सामने आई है, कोर्ट की तरफ से कहा गया। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का क्या जवाब आया है। डीजीसीए सरकार के अधीन है, ये सवाल पूछा गया है। केंद्र सरकार ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाया, ये हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। क्या सरकार खुद को बेबस बता रही है, ये भी सवाल है। इंडिगो निजी एयरलाइन है और मंत्रालय की सीधी भूमिका नहीं है। 1 नवंबर तक इंडिगो को नया नियम लागू करना था। इंडिगो को नियम मानने के लिए कहा जा रहा था, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। ऐसे हालात बनने क्यों दिए, ये हाईकोर्ट का सवाल है। इसके साथ ही आपको बता दें, इंडिगो एयरलाइंस की 10% फ्लाइट्स में कटौती की गई है, ये सरकार की तरफ से किया गया है। हाई डिमांड हाई फ्रिक्वेंसी को लेकर भी एक्शन किया जा रहा है। बुधवार शाम तक नया शेड्यूल जमा करने के निर्देश जो है इंडिगो फ्लाइट को दी गई है। इंडिगो को रोजाना करीब 2300 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई थी। 10% कटौती के बाद लगभग 200 फ्लाइट जो है वो काम करने को मिलेगा। तो हाई कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब आया है, इंडिगो निजी एयरलाइन है और मंत्रालय की सीधी भूमिका नहीं है। 1 नवंबर तक इंडिगो को नया नियम लागू करना होगा, ये सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। इंडिगो को नए नियम मानने के लिए भी कहा जा रहा है। हालांकि ऐसे हालात तो बनने क्यों दिए, ये भी सवाल है। किराए में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी क्यों दी गई, ये भी सवाल है। इसके साथ ही डीजीसीए ने अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाई, ये कई तरह के सवाल जो है लगातार हाईकोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं सरकार से। केंद्र सरकार ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाया, ये भी हाईकोर्ट की तरफ से सवाल पूछा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, सरकार ने इसे लेकर कई जवाब भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 10% कटौती के बाद लगभग 230 फ्लाइटें जो है वो इंडिगो की घटेगी। इंडिगो के लिए स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को मिलेंगे, ये सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। इंडिगो एयरलाइंस की 10% फ्लाइट में कटौती की गई है। हाई डिमांड हाई फ्रिक्वेंसी वाली रूट पर भी कटौती की गई है। तो सरकार ने ये जवाब दिया है, उनकी तरफ से ये एक्शन लिया गया है कि इंडिगो की रोजाना करीब 2300 फ्लाइट स्लॉट थे, जिनमें से 10% की कटौती कर दी गई है, जिससे 230 फ्लाइट जो है वो प्रभावित होंगे। इंडिगो से लिए स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को मिलेंगे। ये सारे एक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए। हालांकि कोर्ट ने कई सवाल जो है सरकार से पूछे थे और उसी के जवाब में सरकार ने ये सारे बातें कही है। उन्होंने कहा है कि इंडिगो के कई स्लॉट जो है दूसरे फ्लाइट्स को दे दिए गए हैं। इंडिगो को रोजाना करीब 200
फ्लाइट की रूट दी जाती थी, जिसमें 10% की कटौती कर दी गई है, जिससे 230 फ्लाइटें जो है वो प्रभावित होंगी। इंडिगो मनमानी कर रहा था, ये भी हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हालांकि सरकार जो है अपने जवाब में बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिगो पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसके 10% फ्लाइट में कटौती की गई है, जिससे 200 फ्लाइट्स उसकी घटेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, इंडिगो एयरलाइंस की 10% फ्लाइट्स में कटौती की गई। हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट में भी कटौती की गई है। तो ये सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है इंडिगो के खिलाफ। जब हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है, उसके बाद से सरकार ने इस पे जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10% फ्लाइट्स में जो है वो कटौती की गई है। हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट में भी जो है वो कटौती की गई है। वहीं बुधवार यानी आज शाम तक नया शेड्यूल जमा करने के निर्देश भी इंडिगो को दिए गए हैं। इंडिगो की रोजाना करीब 2300 फ्लाइट्स स्लॉट थे, जिसमें 10% की कटौती कर दी गई है, जिससे 230 फ्लाइटें जो है वो घटेंगी। इंडिगो के लिए स्लॉट जो है वो दूसरी एयरलाइंस को मिलेंगे। तो ये सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है इंडिगो के खिलाफ। आपको बता दें, आज दिल्ली हाई कोर्ट का टिप्पणी आया था, जिसमें कई तरह के सवाल जो है सरकार से पूछे गए थे। अब सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमारे राज्य की हैं कि अगर उसको हम लिखने पढ़ने में आएंगे तो पुस्तक जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन सरलीकरण, समाधान, निस्तारण जो हमारा एक मंत्र है, और पहले दिन से इस मंत्र को लेकर हम सभी लोग काम कर रहे हैं कि सरलता से लोगों तक हमारी योजना पहुंच जाए। जो अंत्योदय का सिद्धांत है वो ठीक प्रकार से लागू हो जाए। योजना वही अच्छी होगी जो सीधे सीधे लोगों को आसानी से लाभ देने का काम करेगी। पुस्तक वही अच्छी होगी जो लोगों को बहुत आसानी से मिल पाएगी और बहुत आसानी से लोगों को समझा पाएगी। और आजकल तो चूंकि डिजिटल फॉर्म जो हर समय मोबाइल में घूमता है, पूरे हमारे मोबाइल में ही पूरी दुनिया होती है। तो अगर हम उस दिशा में थोड़ा और प्रयास करेंगे, वैसे प्रयास कर रहे हैं। पुस्तक भी जरूरी है क्योंकि उसका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन आजकल की जो एकदम से 1 मिनट में चीजें लाखों, करोड़ों और अरबों लोगों तक पहुंच जाती हैं, वो डिजिटल फॉर्म है। तो नई पीढ़ी चूंकि इसमें बहुत ज्यादा वो रहती है, इसलिए हमको ये काम भी करना चाहिए। आज 2 जनपदों का, चंपावत और देहरादून के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण देखकर ये मुझे विश्वास हो गया है कि जिस उद्देश्य से हमने इन पुस्तकों का प्रकाशन कराया था, उस दिशा में हमारे प्रयास अब सार्थक हो रहे हैं, हमारे प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं जनता के लिए बनाना भर नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य यह भी है कि हमारी योजनाएं धरातल पर उतरे और उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो, और जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं उनके जीवन को मदद करने में उन योजनाओं की भूमिका हो, और प्रत्येक पात्र व्यक्ति पर समय से योजनाओं का लाभ मिले। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इन पुस्तकों को तैयार किया है, और ये पुस्तकें इस हमारे उद्देश्य में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभकारी होंगी, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को व्यवहारिक रूप से सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। और ये पुस्तकें लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी आदान प्रदान करने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया है, कैसे आवेदन किया जाएगा, कैसे उसका लाभ लिया जाएगा, कैसे उसके आवश्यक जो कागज हैं, दस्तावेज हैं, वो बनाए जाएंगे, और पात्रता संबंधी जो जानकारियां हैं कि उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा ये पुस्तकें हमारे जो युवा पीढ़ी है, जिसमें शोधार्थी भी हैं, हमारे विद्यार्थी भी हैं, उन सब के भी बहुत काम आएगी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है।
साथियों, इसलिए ये प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के समय में जनता के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी उनका असली लाभ जनता तक सीधे नहीं पहुंच पाता था। यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन के लिए मदद करने के लिए योजनाएं आती थी उस व्यक्ति तक वो पहुंच नहीं पाता था। आप भली भांति जानते हैं कि पहले के समय में सरकारें कभी भी अपने बारे में इस प्रकार की पुस्तकें या इस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाती थी और कोई परंपरा भी नहीं थी, नहीं जनता के प्रति कोई जवाबदेही का कोई प्रचलन था। यहाँ तक कि एक समय में कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि वह दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जिसके लिए रुपया भेजते हैं उसके पास पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे बच जाता है। परंतु आदरणीय मोदी जी जब तक देश के प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद देश में एक नई कार्य संस्कृति आई जिसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन केंद्रित नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य व्यवहार देश के अंदर लाया गया और आम जनता से जुड़ी हुई अधिकतर सभी योजनाओं का लाभ अब डीबीटी के माध्यम से हो रहा है और सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में एक पाई की भी कटौती नहीं होती, सीधे सीधे जितना भेजा जाता है उतना ही एक क्लिक में वहां पहुंच जाता है। ऐसी अनेक योजनाएं हमने राज्य में भी जितने हमारे समाज कल्याण विभाग की जो योजनाएं चलती हैं, पहले 3 महीने 6 महीने तक हमारे बुजुर्गों को जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दिव्यांग पेंशन मिलती थी, विधवा पेंशन मिलती थी और जितने प्रकार की भी किसान पेंशन मिलती थी, अन्य पेंशन है, बौना पेंशन है, उन सभी पेंशनों को लेने में 3 से 6 महीने का समय लग जाता था। वो चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने कहा कि इस व्यवस्था को हमें सरल बनाना चाहिए क्योंकि आसानी से लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए और जरूरत पर उनके काम भी आना चाहिए। भूख अभी लग रही है और खाना 4 दिन बाद मिलेगा तो अच्छा होगा क्या? तो इसलिए हमने इस व्यवस्था को भी बदला और प्रत्येक माह की 5 तारीख से पहले हमने तय किया है कि जो हमारे लाभार्थी हैं उनके बैंक खातों में एक क्लिक के माध्यम से वो पैसा चला जाए और मैं हर बार प्रयास करता हूं कि 5 तारीख से पहले ये धनराशि उनके खातों में पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण के मंत्र के साथ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आज विभिन्न प्रकार की योजनाएं राज्य में जो बनाई जा रही हैं उनको प्रभावी ढंग से संचालित भी की जा रही हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आज प्रमुख रूप से हमारे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के लिए बनाया जाए, राज्य के लिए बनाया जाए, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हमारी होम स्टे योजना, अनेक योजनाएं ऐसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारी योजनाओं पर, कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। इसमें एक जनपद 2 उत्पाद योजना, इसके माध्यम से जो हमारी स्थानीय आजीविका है उसके अवसरों को भी बढ़ा रहे हैं। वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, उसके माध्यम से आज हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी काम कर रहे हैं। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी सुबोध भाई कह रहे थे कि जो है यहाँ पर एक दिया जलाया है, बड़ा अच्छा था। इतनी देर में देखिए अगर इसमें 5, 6, 10 दिए लगे होते तो कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते, लगते कि नहीं? तो हमने कहा है कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में एक दिया लगाइए। जितने भी लोग होंगे जो
जो आगे की लाइन में आने वाले होंगे आगे की लाइन में आएंगे, पीछे वाले उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हाथ लगा देंगे और आगे से उनका भी सबका सम्मेलन हो जाएगा। इसी प्रकार जो कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में जो स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं वो हमारे स्थानीय उत्पाद, महिला स्वयं सहायता समूह, हमारे राज्य के अंदर बनने वाले उत्पाद। इतना अच्छा सॉल है, देखिए कोई सोचेगा कि ये कम से कम 1000-2000 का होगा, लेकिन इसकी कीमत मुझे लगता है 200-300 रुपये होगी। और ये हमारे यहीं का बना हुआ है, उत्तराखंड का, यहीं उत्तरकाशी का है। तो हमने कहा है कि स्थानीय उत्पाद दीजिए, जिससे कि उन सभी को जो है प्रोत्साहन भी मिलेगा और एक क्रांति आएगी बड़ी। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास हमारे छोटे कारीगरों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे हस्तशिल्पियों को बहुत प्रोत्साहन देने वाले हैं और इससे बड़ा चेंज हमारा होने वाला है। और मैं अब जितने भी लोग उत्तराखंड में आते हैं या मैं जिनसे मिलने जाता हूं, उनको मैं अपने राज्य के ही उत्पाद भेंट करता हूं। और मेरा ये भी प्रयास रहता है, अपेक्षा रहती है। कभी मैं अभी 2 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो ये आदेश होने के बाद भी मुझे लगा कि वो थोड़ा सा कहीं एक बड़ा सवाल उन्होंने डाल दिया मेरे इसमें। तो हालांकि मैं इस कार्यक्रम में नहीं कह सकता था, लेकिन मैंने अलग से उन विभाग के सचिव को कहा कि इसका आप ध्यान रखिए आगे से, आप लोगों से भी, चूंकि आप लोग इतने महत्वपूर्ण हैं, आप लोग अपने अपने कार्यक्रमों में जहां जाने वाले हैं वहां इस प्रकार की पद्धति को हम आगे बढ़ाएं, इस कार्य संस्कृति को, तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और इतने अच्छे अच्छे उत्पाद है ना। मैंने प्रधानमंत्री जी को जब वहां का मुंशियारी का सॉल दिया था, तो उन्होंने हाथ से ऐसे उसको ऐसे दबाया, तो उन्होंने कहा कि जो है ये बहुत मुलायम है, कहाँ का है? तो मैंने उनको बताया कि मुंशियारी का है। एक बार मैं मलारी का उनको दे के आया कपड़ा। अनेक हमारे स्थानों पर जो बहुत सारे हमारी पहचान है, प्रकृति के द्वारा जो हमको बहुत सारे उपहार दिए गए हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद जो हमको है, हमारे मुख्य अधिकारी बहुत सारे आज यहाँ आए हुए हैं। आप लोग इसको बिल्कुल अब सख्ती से लागू करवाइए। और ये बहुत, और मैंने एक साथ में ये भी कहा कि जो हम बड़े बड़े बुके देते हैं कार्यक्रमों में, हेलीपैड पर या मंत्री जी आ रहे हैं या और महानुभाव पहुंच रहे हैं, तो बड़े बड़े बुके लेके रास्ते में खड़े होते हैं। थोड़ी देर में वो बुके जो है पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं चलता है। तो बुके की जगह बुक भी देना प्रारंभ करें अगर अभी। तो देहरादून से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। जौनपुर में तेज रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर हादसे की वजह बनी है। आपको बता दें, एक बाइक सवार अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क पर गिर गया। इस दौरान सामने से आ रही बोलेरो बाइक सवार से टकरा गई। गनीमत रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई। पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें, वीडियो फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना था, जो बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने फरह थाना प्रभारी सहित 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला हरिंद्र सिंह से जुड़ा है, जिन्हें 25 फरवरी को घर से अगवा कर सादाबाद में फर्जी मुठभेड़ में फंसाया गया था। आरोप है कि पुलिस ने 2 मोबाइल और 50,000 रुपए हड़पने के साथ जान से मारने की नीयत से गोली भी चलाई। पिता गजेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत सीसीटीवी और टोल नाके के सबूतों के आधार पर कोर्ट ने संज्ञेय अपराध स्वीकार कर लिया और केस की निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया है। कोर्ट ने ये बड़ा और ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सीतापुर से है, जहां जनपद के तंबौर थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। घर में चल रहे विवाद और पत्नी द्वारा कथित प्रताड़ना से परेशान पति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान पति ने आरोप लगाया कि विवाद के बाद पुलिस ने उसे बेरहमी से भी पीटा। वहीं पत्नी विवाद के बाद नाराज होकर
दहेज का सामान लेकर अपने मायके चली गई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घरेलू कलह और पारिवारिक तनाव से इस आत्महत्या का मुख्य कारण जो है वो बना। पड़ोसियों ने भी घटना की पुष्टि की और परिवार की कठिन स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पत्नी सहित अन्य संबंधित पक्षों से पूछताछ शुरू की है। ये मामला घरेलू विवाद और पारिवारिक तनाव की गंभीरता को उजागर करता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मिर्जापुर के गणेशगंज से है, जहां ब्लेड कांड में आरोपी अब्दुल सैफ का शव बीते दिनों गंगा में तैरता हुआ मिला। पुलिस ने शव को रात भर मोर्चरी में रखा और आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद भारी फोर्स के साथ शव को परिवार के हवाले किया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शव को मिट्टी के लिए तेवड़ा कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने पूरे इलाके में निगरानी रखी है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए फोर्स तैनात की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गणेशगंज कांड के बाद मुख्य आरोपी था अब्दुल सैफ फरार था। फरार होने के बाद पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। इनाम रखने से पहले कुछ दो परिवार वालों को उठाया गया था। उसके बाद इनाम जैसे रखा गया 25,000 का, फिर उसके बाद घर से 7 लोगों को फिर उठाया गया था। लेकिन 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर आरोपी मुख्य जो है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। लेकिन कल जो है कि कल के डेट में 3 से 4 बजे के बीच में अब्दुल सैफ का गंगा जी में तैरता हुआ लाश मिला, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस पहुंचती है और यहाँ के जो उनके परिवारजन लोग हैं, मिर्जापुर के जन वहां घाट पर पहुंचते हैं। अब्दुल सैफ के पास से उसके आधार कार्ड मिला। उनके परिवार से शिनाख्त की गई तो अब्दुल सैफ ही था, पर अब्दुल सैफ को रात भर मोर्चरी घर में रखा गया। आज सुबह जो है कि 11-12 बजे तक जो है कि पोस्टमार्टम करने के बाद अब्दुल सैफ का पूरी फोर्स के साथ कुरैश नगर में उसके परिवार वर्जन वालों को जो है कि उसका जब शव है उसको सौंप दिया जाता है। बता सकते हैं कि आप पीछे मार देख सकते हैं कितनी फोर्स लगी हुई है। ये मोर्चरी घर से निकलने के बाद ही पूरी फोर्स के साथ में इसका अब्दुल सैफ का आगे घर है, जो आपको मस्जिद वा जो टावर दिख रहा है उसके नीचे यहाँ पर जो अब्दुल सैफ का घर है वहां पर चारों तरफ देखिए फोर्स लगाई गई है। यहाँ से पूरी फोर्स लगी हुई है और शहर में रूट मार्च यानी पैदल मार्च कल रात से ही पुलिस दबिश दे रही, सब जगह जा जाकर सभी लोगों को जो है कि सुरक्षा का एहसास दिला रहे कि शहर में किसी भी तरह का कोई अफरा तफरी न मचने पाए। आप सुन सकते हैं कि अब्दुल सैफ की जो है अलाउंस के माध्यम से मिट्टी देने का कार्य प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ मिट्टी जनाजे को यहाँ कर टेढ़वा कब्रिस्तान पर नमाज अदा करने के ले जाएंगे मिट्टी देने के लिए। और बताते चले कि पूरे शहर भर में जगह जगह पर इतना रहायशी इलाका है, सभी जगह पुलिस जो है कि ड्यूटी देती नजर आ रही है। पूरे रामबाग और कुरैश नगर, इमामबाड़ा ऐसे जगह पर जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं वहां सब भी पुलिस निगरानी करती हुई नजर आ रही, ताकि किसी भी तरह का कोई अफरा तफरी न होने पाए। अब देखा जाएगा कि मिट्टी देने तक जो है कि कितने शांतिपूर्ण से मिट्टी दी जाती है या नहीं होते, क्योंकि मिट्टी दी भी जाएगी तो जो है कि पूरे शांतिपूर्ण से दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कि पुलिस भारी फोर्स तैनात यहाँ से कब्रिस्तान रखी गई है। मिर्जापुर से कमलेश कुमार। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। फिरोजाबाद में एसआईआर के पुनरीक्षण की समीक्षा करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट की चोरी के आरोपों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद निष्पक्ष और शुचितापूर्ण मतदाता सूची तैयार कर चुनाव कराया गया। जनता ने वहां आरजेडी के कुशासन को नकार दिया। राहुल गांधी स्वयं वहां गए थे, लेकिन किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से काटे जाने की एक भी शिकायत न हो तो उन्हें न मीडिया को और न ही आयोग को मिले। ये सिर्फ फेस सेविंग का बयानबाजी है। आपको बता दें, सदन में चलने के दौरान राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी का जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो राजकुमार की तरह रहते हैं और घूमने फिरने से उन्हें फुर्सत नहीं है। हुआ है और निष्पक्ष शुचितापूर्ण मतदाता सूची बनने के बाद चुनाव हुआ। बिहार में जंगल राज को, आरजेडी के कुशासन को जनता ने नकार दिया
और राहुल गांधी जी स्वयं वहां गए थे। एक भी मतदाता की ये शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, मीडिया को भी नहीं, निर्वाचन आयोग को भी नहीं, कि किसी का नाम गलत ढंग से काटा गया। ये संभावित हार देकर के केवल फेस सेविंग का बयानबाजी और कुछ नहीं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।